वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जा सकता है। तो ये जो है इसका ये जो लिया है बाबा साहब ने, ये शाहू महाराज से ही लिया है। शाहू महाराज और फूले साहब थे। फूले साहब तो गवर्नेंस के सिस्टम में नहीं थे, लेकिन जब शाहू महाराज का अपना राज था तो उसमें उन्होंने एक कैसा लोगों का कल्याण करना चाहिए और उन्होंने अपने राज में सब चीजें की जिसके बारे में यहाँ जिक्र हुआ। और वही चीज बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज की, दोबारा बोल लो, और उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला और ये बातें होती रही। अब क्या हो रहा है, अब ये देखो ये जो हुआ, जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स आए, जो लेबर लॉ बाबा साहब ने बनाए, जो रिजर्वेशन की व्यवस्था जो बाबा साहब ने बनाई, जो एजुकेशन की व्यवस्था बनाई। अब एजुकेशन की व्यवस्था में क्या हो रहा है, मतलब हमें एजुकेशन ना मिले। जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, इस किताब में वो सब डाटा है, जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं वहां SC ST और OBC के और माइनॉरिटी के जो बच्चे जो वहां पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहां जो बाबा साहब ने जो व्यवस्था की थी कि 14 साल की उम्र तक उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो वो स्कूलें, मेरा ख्याल है जो मध्य प्रदेश में मैंने सुना था कि 3,500 के करीबन जो स्कूलें हैं बंद कर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमें जो एजुकेशन बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिया वो एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर वो एजुकेशन हमें नहीं मिलता तो ऑब्वियसली हम अगर एजुकेटेड नहीं है तो गवर्नेंस की जो सिस्टम है उसमें हम नहीं जा सकते। एडमिनिस्ट्रेशन में हम कैसे जाएंगे अगर हम एजुकेटेड नहीं है तो आप ये देखेंगे कि जो बुनियादी चीज हमारी बंद कर, तो ये कॉन्शियसली किया जा रहा है। इस किताब में ये डाटा आया हुआ है कि आज हमारे देश में 48% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और 78% प्राइवेट कॉलेजेस है। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस का मतलब है वहां आप पैसा भरो और एजुकेशन लो। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इतना बड़ा समाज है जिसको हम 90% समाज कहते हैं, उस समाज को कॉन्शियसली एजुकेशन की व्यवस्था से दूर करने का कॉन्शियस प्रयास कर रहा है। मतलब डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें जो दिया गया वो कॉन्शियसली डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। फिर दूसरी जो बात है कि हमारे देश में जब 1951 का अगर आप डाटा लेते हो तो 1951 में नियर अबाउट 52% जो GDP है देश का उसको कंट्रीब्यूट कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब उत्पादन एग्रीकल्चर सेक्टर में 52% हो रहा था और बाकी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बहुत कम हो रहा था। तीन ही मेजर सेक्टर है जो GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि उस वक्त 52% जब कंट्रीब्यूट करता था और 70%, 65 से लेके 70% जो हमारे देश की जनता है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट उनका होता था, हम तो वहां जाते हैं। तो वो जब 70% लोग वहां काम करते थे तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो हम काम करते थे ना, हम प्रोडक्शन में काम करते थे तो देश की उत्पादन में हम 52% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब क्या स्थिति है, एग्रीकल्चर सेक्टर आज की तारीख में सिर्फ 20% करीबन है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और 20% वो प्रोडक्शन कर लगा हुआ है और उसके ऊपर जीने वाले कितने लोग हैं। तो आज भी 65 से लेकर 70%
ओबीसी बन के रहेंगे तो नहीं, हम शेड्यूल कास्ट बन के रहेंगे तो नहीं, फिर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ हम मूल निवासी है, यहाँ और घर में जाते तो क्या है, घर में जाते तो क्या है, हम जाति की मतलब ब्राह्मणों ने जो कॉन्शियसली जाति की व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में हम जीते हैं। उस व्यवस्था को जब तक हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जैसे बाबा साहब ने कहा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने जो मतलब आपसे अपने इसमें जो पहल की और फुले साहब ने जो हमें आंदोलन का जो तरीका सिखाया, उसमें इन लोगों को मूल निवासी पहचान के तहत संगठित करना। मूल निवासी पहचान दो ही वेपन है हमारे पास। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ दो वेपन है। कौन से दो वेपन है? एक है मूल निवासी पहचान, जिससे हम मतलब सोशल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल करेंगे, और सोशल स्ट्रक्चर जैसे ही इस्तेमाल हम करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो हमारे अधिकारों की बात जो बाबा साहब ने लिखी है और पावर कैप्चर करने की बात की है, तो अगर हम सभी मूल निवासी बन के निकलते हैं तो हम जो हमारा हम मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, पॉलिटिकल मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, सोशल मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, और उसके माध्यम से हम इस देश में अपनी सत्ता काबिज कर सकते हैं। और सत्ता काबिज करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो वेलफेयर स्टेट की जो बात हम कह रहे हैं, तभी हम ये कर सकते हैं। और उसको करने के लिए हमने मेरा ख्याल है, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, हमारे अंसारी साहब ने जो भी हमारी पार्टी की कल मीटिंग हुई, उसमें हमारा डिटेल में चर्चा करके जो मुद्दे हमने सामने लाए इलेक्शन के लिए, उन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। उसमें हम एजुकेशन सबको देंगे, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सबको देंगे। ये मतलब जो 6% की बात है, कोठारी कमीशन ने 1967 में बोला था 6% लगाएंगे। अभी का ये 22 तक का डाटा यहाँ उपलब्ध है, 20 या 22 तक का डाटा 3.4% अभी तक लगा रहे हैं। अब इसमें हम अगर 6% लगा देते, ये काम हम करेंगे। जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कॉन्शियसली उसको प्राइवेटाइज किया, तो हेल्थ सेक्टर में हम खाने के लिए व्यवस्था दें, हम अपने बच्चों को अपने फैमिली के लोगों को कहा मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो मैक्सिमम जो हम इन्वेस्ट करेंगे सत्ता में आते ही, वो एजुकेशन सेक्टर है, वो हेल्थ सेक्टर है, और वो लेबर वेलफेयर सेक्टर है। दीज आर दी मेन एरिया इन विच वी विल इन्वेस्ट। पैसा कहाँ से आएगा? वो क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कंपैरेटिबल है डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे ज्यादा हम पैसा भरते हैं, क्योंकि हम 90% लोग हैं, और 90% लोग जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस में हम है हमारे जैसे लोग, वो डायरेक्ट टैक्सेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस देश की जो नीति है उसमें सबसे ज्यादा पैसा हम देते हैं, और ये पैसा उन लोगों को डिफरेंट फॉर्म में दिया जाता है जो वो यहाँ से भाग जाते हैं और दुनिया इस देश की इकोनॉमी का तहस नहस कर रहे हैं। तो ये इन ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ये हम सब कुछ कर सकते हैं सत्ता में आने के बाद। अगर मोदी 3 दिन में EWS लागू कर सकता है, तो ये इतनी जो कंपनियां प्राइवेट जो बना दिया, इसको किसको रखना है और किसको नहीं रखना है और किसको नेशनलाइज करना है, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। और मैं एजुकेशन के बारे में मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने अपने साथियों को भी बताया कि ये इंडस्ट्रीज वालों को लाइसेंस नहीं देंगे इस देश में। कब तक नहीं देंगे लाइसेंस? हर गांव में अच्छा स्कूल बना के देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे लगाएंगे कि तुम जो इंडस्ट्री डाल रहे हो उसके बजटरी प्रोविजन एक स्कूल का, अच्छा स्कूल का प्रोविजन बनाओगे। ये सब चीजें की जा सकती है, अपने पास दिमाग है, उससे हम हर चीज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा समाज, उसको जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, बहुत मेहनत किया उसके लिए। आप लोगों को पता नहीं 1930 में बाबा साहब ने हमको दिलाया, 47 में कॉन्स्टिट्यूशन में 50 में डाला, लेकिन 1930 में हमें अधिकार दिया। और पहली डिमांड बाबा साहब की ब्रिटिशों से हमें सिविक एंड पॉलिटिकल राइट चाहिए, पॉलिटिक्स को